हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉवजॉब अड्डास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु और आज जब हमारी आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2020 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेके आए हैं। हमारे पिछले वीडियो में, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हमने मेंशन किया था कि इस सीरीज की जो स्टार्टिंग होगी वो हम 2019 के मेमोरी बेस्ड पेपर के डिस्कशन से करेंगे, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को एक पेपर का ओवरऑल एनालिसिस मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर का पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें हम रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले कि हम पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करें, एक बार हम एग्जाम पैटर्न एक जिस्ट में बता देते हैं। हमने डिटेल में हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के पैटर्न को, उसके लेवल को एक बार समझ लीजिए और फिर आप आगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस सीरीज को फॉलो करिए। ठीक है, तो हम एक बार जिस्ट में बता देते हैं। जो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम का पैटर्न होता है, उसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। आज जो हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो हम रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का करने वाले हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मतलब कि आपको +1 मिलता है फॉर एवरी राइट आंसर एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -2.5, दैट मीन 0.25 इज डिडक्टेड। ठीक है, और जो टाइम मिलेगा आपको इस सेक्शन के लिए वो 20 मिनट्स का होगा। देखिए, आप सेक्शंस को जंप नहीं कर सकते हैं, आईबीपीएस ने सेक्शनल टाइमिंग फिक्स किया हुआ है। तो रीजनिंग सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है आपका सेक्शन, एंड जो लास्ट के 20 मिनट्स होते हैं पेपर के, वो आपके रीजनिंग सेक्शन को डिवोटेड होते हैं। तो अब हम 2019 के पेपर के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो पेपर है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। आईबीपीएस कभी भी पेपर रिलीज नहीं करता है, तो जो भी आपको डिस्कशंस मिलेंगे वो मेमोरी बेस्ड पेपर पे मिलेंगे, बट काफी हद तक क्वेश्चन सेम होते हैं, वैल्यूज कुछ इधर उधर हो सकती हैं, बट जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है। ठीक है, तो जो रीजनिंग सेक्शन आया था आपका आईबीपीएस क्लर्क 2019 के प्रीलिम्स में, उसमें अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक के हिसाब से देखें और लेवल देखें, तो आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चंस मतलब आपको 3 पजल्स आए थे, 3 सेट्स ऑफ आपके पजल्स थे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस ईच, जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट था। नेक्स्ट आपके सिलॉग्स थे 5 क्वेश्चंस एंड इजी लेवल। डायरेक्शन सेंस 5 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि कई बार बच्चों को डायरेक्शंस में कंफ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है उनको, वहां पे 2 इजी ही मान के चलिए क्वेश्चंस को। ठीक है, देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगेन 5 क्वेश्चंस, वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, अल्फाबेट क्वेश्चंस जो आपके कई बार वर्ड से आते हैं या उसकी फेस वैल्यू से रिलेटेड आते हैं, बेसिकली जो मिसलेनियस में काउंट होते हैं, वो अल्फाबेट क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस थे एंड इजी लेवल के। एंड देन ब्लड रिलेशन के आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, जो कि अगेन इजी लेवल के थे। तो ओवरऑल ये आपके 35 क्वेश्चंस हो गए, एंड ओवरऑल जो लेवल था इस पर्टिकुलर सेक्शन का, दैट वाज इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पेपर डिस्कशन की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और हम प्रॉपर आपको सॉल्व करके बताएंगे, बट हम एक्सप्लेनेशन बोलते बोलते सॉल्व करेंगे। तो इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पेपर जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी था, एंड जो 20 मिनट्स है आप इजीली उसमें 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका 17 to 18 मिनट्स में ही पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना इजी पेपर होता है क्लर्क प्रीलिम्स का। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए हैं या कभी भी एग्जाम नहीं दिया है एक्चुअल कंडीशन में बैठ के, तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप पहले पूरा पेपर देखिए, समझिए पुराने पेपर को, और उसके बाद जो आपके अंदर डर है कि 20 मिनट्स में कैसे वो 35 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका पजल बेस्ड क्वेश्चन है। अब पजल बेस्ड क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना होता है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि पहले आप एक रीडिंग दे पजल की और आप उसमें कुछ भी नोट ना करें, देन आप सेकंड रीडिंग में उसमें से पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं करना है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आप बार बार पजल पढ़ते जाएंगे और उसमें आपका और टाइम वेस्ट होगा। जो आइडियल मेथड है पजल सॉल्व करने का वो ये है कि हर लाइन जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ में आप नोट करते जाएं, या तो आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में नोट करते जाएंगे, या फिर जो कंडीशंस डायग्राम में फिट नहीं हो रही हैं उनको आप साइड में अपने रफ शीट में नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
पजल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक लाइन को, क्योंकि कभी भी हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आपसे कोई डेटा एकदम से स्किप हो जाए पढ़ना, या कोई लाइन स्किप हो जाए। जैसे अगर मैं सेकंड लाइन पढ़ रही हूँ, सेकंड लाइन के एंड में आने के बाद हो सकता है अंडर एग्जाम प्रेशर में एकदम से थर्ड लाइन स्किप हो जाए, सीधे फोर्थ लाइन पे आ जाऊं। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, भले ही पजल सुपर इजी होगा, बट क्योंकि मुझसे डेटा स्किप हो गया, एक लाइन स्किप हो गई, तो मेरा पजल एंड में सॉल्व ही नहीं होगा, और फिर मुझे लगेगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और मैं बार बार उस लूप में फंसती जाऊंगी कि फिर से पढ़ूंगी, फिर डेटा मैच करूंगी, और ऐसे मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे बाकी क्वेश्चंस में जो टाइम मुझे देना था वो पूरा एक ही पजल में लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हमको हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक डेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है और नोट करते जाना है, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। There are 8 people P, Q, R, S, T, U, V, W traveling in different months of the year. The months are given as January, March, April, June, August, September, November and December. F travels in the months having 31 days. अब मैंने फर्स्ट 3 लाइन्स इसलिए एक साथ पढ़ी क्योंकि फर्स्ट 3 लाइन से मुझे कुछ डेटा मिला है जो कि मैं नोट कर सकती हूँ एक साथ। सबसे पहले मुझे कुछ मंथ्स के नाम मिले हैं, तो मैं एक टैबुलर फॉर्म में पहले तो आपको बता दूं कि इसके डेटा को नोट करूंगी इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो हम मंथ्स के नाम नोट करना स्टार्ट करते हैं। आपको भी एग्जाम में यही करना होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पहली लाइन से आप नोट करना स्टार्ट कर दें, आपको इतना डेटा मिल जाए। कई बार 2-3 लाइन्स को मिला के आपको डेटा नोट करना स्टार्ट करना होता है। ये आपको विद प्रैक्टिस अपने आप समझ में आएगा। जब आप हर दिन 2 पजल एटलीस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं नोट करती हूँ। तो जो मंथ्स है हमारे पास वो है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। पूरी स्पेलिंग मत लिखिएगा, टाइम वेस्ट होगा। पहली कंडीशन जो मुझे मिली है वो है F 31 डेज वाले मंथ में ट्रैवल करता है। एक और चीज जो मैं नोट करूंगी वो है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा 31 लिख दूंगी, सो दैट आई डोंट हैव टू रिकॉल अगेन एंड अगेन कि कौन से मंथ्स में मेरा कितना नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मुझे है। देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स बिटवीन द मंथ्स इन विच F एंड C ट्रैवल। तो इसे लिख लेते हैं F/C, क्योंकि हो सकता है कि F पहले ट्रैवल कर रहा हो C बाद में, या C पहले F बाद में। तो हमने दोनों कंडीशन लिखी है एंड 4 मंथ्स हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब 4 मंथ्स एक और चीज, जो बच्चे अभी तक प्रैक्टिस में नहीं है, तो मंथ्स यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि जनवरी में एक बैठा है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, जो डायग्राम में दिया है वो नहीं। जनवरी तो मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो 4 मंथ होगा। इस डायग्राम में मई नहीं है, बट वो हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे जब सेट करेंगे। अब बी ट्रैवल्स इमीडिएटली बिफोर F। बी ट्रैवल्स इमीडिएटली बिफोर F मतलब मेरा F यहाँ नहीं बैठ सकता। ये सब नोट करना है, कौन कहाँ नहीं बैठ सकता वो भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। A ट्रैवल्स इमीडिएटली आफ्टर H, H और A। तो H मेरा दिसंबर में नहीं आ सकता क्योंकि H के बाद किसी को ट्रैवल करना है। H travels in the month having 31 days. Great, हम इसे भी नोट कर लेंगे। H is not traveling in March. Very good, हम इसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, number of people traveling between A and F, between A and F is same as the number of people traveling between D and F. D and F, अब A यहाँ हो सकता है और हो सकता है D यहाँ पे हो। ठीक है, G travels after E, तो E और ये G। ठीक है, D travels in December, इसे फिट कर लेते हैं डायग्राम में। हमें पहला मिल गया है D, ये डायरेक्ट हम डायग्राम में बिठाएंगे। अब हम बाकी कंडीशंस फिट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है F और C के बीच में 4 मंथ्स का डिफरेंस है और F 31 डेज में ट्रैवल कर रहा है। अब अगर F को आप मार्च में बिठाओगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो F को आपको किस में बिठाना है, F या C को? F आपके पास 31 डेज में, तो F को हमने अगस्त में बिठा दिया अगर, तो इसके बाद 4 मंथ्स मतलब कि 8 और 4, अप्रैल 4 मंथ वाला, अप्रैल आपका 4 मंथ का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया C आपका F और C फिट हो गया है। कंडीशन को कर दीजिए कैंसिल। F आपका 31 डेज में बैठ गया, इस कंडीशन को भी कर दीजिए कैंसिल। B F के जस्ट ऊपर बैठा है, तो B को हमने बिठा दिया, ये कंडीशन हो गई कैंसिल। इसके बाद आपका D और F दोनों बैठे हुए हैं, आपके 2 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। 2 मंथ के बाद आप A को फिट कर सकते हो, A यहाँ पे फिट कर दिया, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, देन H आपका A के जस्ट ऊपर है, H को हम यहाँ बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो H को हमने यहाँ बिठा दिया। अब आपके पास E और G बच रहा है, E आपका यहाँ बैठेगा, G यहाँ होगा। ठीक है, आपकी सारी कंडीशंस फुल हो गई हैं, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है, आपको और कोई डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा, एक ही डायग्राम में आपका पूरा बन गया। तो देखिए कितना सिंपल आता है क्लर्क का पेपर कि एक ही डायग्राम में आपकी सारी कंडीशंस एक बार में फिट हो गई हैं और आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ा, न आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ा, सब कुछ इजीली बन गया। अब हम आगे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसके।
पहला क्वेश्चन है इन विच मंथ इज सी ट्रैवलिंग। सी आपका किस मंथ में ट्रैवल कर रहा है? अप्रैल में। ऑप्शन ए है आपका अप्रैल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? बी मार्च, आपको डेज की जरूरत नहीं है। बी मार्च, ई सितंबर, जी दिसंबर। बी मार्च में है क्या? नहीं। ई सितंबर में है। डी दिसंबर, जी दिसंबर, देन ई अगस्त, ए तो आपका ई सितंबर ये सही है क्योंकि ई सितंबर में ट्रैवल किया है। ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग बिटवीन एफ एंड ए? एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं? एफ 2 लोग हैं, मतलब कि बी आपका सही आंसर है। ए इज ट्रैवलिंग इन विच मंथ? ए आपका मार्च में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। हु इज ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर? नवंबर में कौन ट्रैवल कर रहा है? जी। जी मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गए। पजल में भी कुछ टाइम नहीं लगा, मैंने तो एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया इसलिए टाइम लगा है, बट अगर आप इसको आप खुद से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको इसमें हार्डली कितना 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। और उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को मार्क करने में कितना अनदर 20 सेकेंड्स। तो देखिए आप पजल कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी चांस नहीं है क्योंकि एक बार जब पजल सही सॉल्व हो गया तो फिर सारे क्वेश्चन तो सही होंगे ही। ठीक है, तो पजल की प्रैक्टिस करिए। पजल बिल्कुल आप स्किप करेंगे ही नहीं, आपको पजल में ही मजा आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे सिलॉग के क्वेश्चंस का सेट है। तो सिलॉग्स के 5 क्वेश्चंस आए थे जैसा कि हमने पहले बताया था और इजी लेवल के थे। हम सिलॉग्स के यहाँ पे कंसेप्ट से स्टार्ट करके नहीं जा रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो कंसेप्ट कवर होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। अलग से हम सिलॉग्स का पूरा एक चैप्टर बनाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों ने आज तक सिलॉग्स अगर नहीं सॉल्व किए तो बता दें कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उनको एक्चुअल नोन फैक्ट से कंपेयर मत करिएगा, वो अपने आप में सही है। और कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं, आपको ये देखना होता है कि वो कंक्लूजन आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे सही है कि नहीं है और आंसर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल लैडर्स आर स्टेयर्स। अब देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे पढ़ेंगे आपको डायग्राम बनाते जाना है साथ में। तो यहाँ पे मेरा है ऑल लैडर्स आर स्टेयर्स, ऑल लैडर्स आर स्टेयर्स। ठीक है, पूरा पूरा मत लिखिएगा। ओनली अ फ्यू स्टेयर्स आर वेज, ओनली अ फ्यू स्टेयर्स आर वेज, और ऑल वेज आर एलिवेटर्स, ऑल वेज आर एलिवेटर्स। ये मेरे सारे वेज है जो एलिवेटर्स के अंदर है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। नो एलिवेटर्स आर लैडर्स, कोई भी एलिवेटर लैडर नहीं है। मेरा नो का कोई कंडीशन दिया नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगी। सम लैडर्स आर एलिवेटर्स, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, हो भी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं हो सकते। तो दोनों मेरे कंक्लूजन गलत हैं, पर अगर आप देखें तो ये मेरा नो और सम का रिलेशन है, तो यहाँ पे मेरा आइदर और बनेगा। मेरा जो आंसर होगा वो होगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2। मतलब हो सकता है कि कोई भी नहीं हो एलिवेटर्स लैडर्स, या फिर हो सकता है कुछ एलिवेटर्स लैडर्स हो। ठीक है, तो ये मेरा आइदर और का कंडीशन है। अब जिन बच्चों को सिलॉग्स नहीं पता है वो शायद यहाँ पे नाइदर नॉर लगा देंगे, पर ये आइदर और का कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ फ्यू कंप्यूटर्स आर टाइपराइटर्स, अ फ्यू कंप्यूटर्स आर टाइपराइटर्स। तो ये मेरे कंप्यूटर्स हैं। अ फ्यू और सम सेम होता है, ये मैंने बना दिया टाइपराइटर्स। ओनली अ फ्यू टाइपराइटर्स आर लैपटॉप्स। अब देखिए अभी क्योंकि मुझे कंप्यूटर और लैपटॉप्स के बीच में कुछ नहीं पता है तो मैं सेपरेट डायग्राम बनाऊंगी। मेरा कंक्लूजन है ऑल लैपटॉप्स बीइंग टाइपराइटर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लैपटॉप्स बीइंग टाइपराइटर्स। हाँ, मैं ऐसे ऐसे एक्सपैंड कर सकती हूँ। ऑल कंप्यूटर्स बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कंप्यूटर्स बीइंग लैपटॉप। ठीक है, मैं इसे भी एक्सपैंड कर सकती हूँ, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? दोनों मेरे सही हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज सही हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट है ऑल टीम आर प्लेयर्स, ऑल टीम आर प्लेयर्स। तो मैंने बनाया टीम, ऑल टीम आर प्लेयर्स, मैंने बना दिया टीम को प्लेयर्स के अंदर। नो प्लेयर्स आर बैट्समैन, तो मैंने बनाया बैट्समैन और इनके बीच में नो का रिलेशन, कोई भी प्लेयर बैट्समैन नहीं। ओनली फ्यू बैट्समैन आर बॉलर्स। अब देखिए दोनों बी हो जाएंगे तो मैं इसको बॉलर्स कर दे रही हूँ। ठीक है, कंक्लूजन ओनली फ्यू बैट्समैन आर टीम, ओनली फ्यू बैट्समैन आर टीम। देखिए बैट्समैन और टीम में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेरा टीम प्लेयर्स के अंदर है और प्लेयर्स और बैट्समैन में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल बॉलर्स में भी टीम, ऑल बॉलर्स में भी टीम। सारे बॉलर्स मेरे फिर से टीम नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा टीम जो है वो प्लेयर्स के अंदर है, प्लेयर्स जो है वो बैट्समैन के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, और कुछ बॉलर्स जो है वो बैट्समैन है, तो मतलब ऑल बॉलर्स टीम, ये मे बी वाला कंडीशन भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। ये दोनों गलत है। अब देखिए मे बी से यहाँ पॉसिबिलिटी से मत चलेगा क्योंकि उनके बीच में नो का रिलेशन दिया हुआ है आपको, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। अब 9th क्वेश्चन है आपका, सम रॉयल्स आर राजस्थान। तो
सम रॉयल्स आर राजस्थान, दोनों आर से हैं इसलिए मैं लिख दे रही हूँ. नो चेन्नई इज नाइट, ऑल रॉयल्स. अब पहले जो हमें कंडीशन पता है वहां से देखते हैं. ऑल रॉयल्स आर नाइट बोला है एंड देन नो चेन्नई इज नाइट, तो इसको बना दो चेन्नई और चेन्नई और नाइट के बीच में क्रॉस कर दो, नो रिलेशन है. ठीक है. ऑल रॉयल्स आर चेन्नई, देखो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रॉयल्स नाइट के अंदर है, नाइट और चेन्नई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रॉस. नेक्स्ट है सम राजस्थान आर नाइट, सम राजस्थान आर नाइट. हाँ ये सही है, तो सेकंड कंक्लूजन सही है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. आपका सही आंसर हो गया बी. नेक्स्ट आते हैं फ्यू ट्रक्स आर पेपर्स, तो ट्रक्स एंड फ्यू ट्रक्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर मैगजीन्स, सारे पेपर्स जो हैं वो आपके मैगजीन्स हैं. कंक्लूजन है सम ट्रक्स आर डेफिनेटली नॉट मैगजीन्स, सम ट्रक्स आर डेफिनेटली नॉट मैगजीन्स, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. एंड सम मैगजीन्स आर ट्रक्स, सम मैगजीन्स आर ट्रक्स, ये सही है. ठीक है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन सही है, तो 10th का आंसर है आपका बी. इसका भी आंसर बी है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. तो इसके साथ आपके सिलॉग्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे. एंड आपने देखा होगा बहुत इजी है सिलॉग्स, कुछ टफ नहीं है, और आपने थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. कुछ टाइम भी नहीं लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके सॉल्व होते हैं. बस ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका डायग्राम बनाते जाइए. नेक्स्ट जो हमारा सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये डायरेक्शन सेंस है. चलिए डायरेक्शन सेंस शुरू करते हैं. इसमें भी आप जैसे जैसे पढ़ोगे आप डायग्राम बनाते जाना. ठीक है, तो पॉइंट बी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए. अब अगर आई होप सबको पता हो बट स्टिल अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक बार डायरेक्शन यहाँ पे दे देती हूँ. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, और फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये भी लिख दूं क्या, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. ये आप डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा सॉल्व करते टाइम. ये बनाना नहीं है एग्जाम में, मैंने सिर्फ अभी बनाया है ताकि किसी बच्चे को डाउट हो तो क्लियर हो जाए. पॉइंट बी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए इसके वेस्ट में पॉइंट बी, और डिस्टेंस भी साथ में नोट करना है. ठीक है, 10 मीटर्स. पॉइंट सी इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, तो बी से साउथ में एक लाइन बनाइए 15 मीटर्स सी. Point D is 15 meter to the north of point A. Point D is 15 meters again to the north of point A. Point E is 15 meter to the east of point D. Point D से east में जाइए, 15 meters. ठीक है. Point C is 15 meter to the west of point F. अब C F के west में, C मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं east में जाती हूँ. यहाँ तक मेरा डिस्टेंस है 10 meters. ऊपर देखिए 5 meters और गए और ये हो गया मेरा पॉइंट F. ठीक है. पॉइंट G इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट C, तो C से ईस्ट में 10 मीटर्स G, ये मेरा G हो गया 10 मीटर्स पे. देन पॉइंट H इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट F. F से नॉर्थ पे जाएंगे हम, 15 मीटर्स जाना है, मतलब इसके बराबर यहाँ पे ले आइए, ये हो गया H और ये हो गया आपका 15 मीटर्स. पॉइंट R इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट E. पॉइंट R इज 3 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट E. पॉइंट E है पॉइंट E का ईस्ट, यहाँ पे पॉइंट E था, ये है मेरा 3 मीटर्स, ये है पॉइंट R. ठीक है, ये आपका हो गया डायग्राम कंप्लीट. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. तो पहला क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट F. पॉइंट F मतलब ये पॉइंट F विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट H. H के रिस्पेक्ट में F कहाँ है, साउथ में है और 15 मीटर्स, तो 15 मीटर्स साउथ, मतलब कि ऑप्शन सी आपका आंसर है. ठीक है. What is the direction of G with respect to R? तो G है मेरे पास, G with respect to R, डायरेक्शन बताना है साउथ, और ये डायरेक्शन मैंने बताया क्या, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हमारा क्या है, ऑप्शन सी. तो आंसर हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन. कौन सा स्ट्रेट लाइन नहीं है, CGF. CGF तो स्ट्रेट लाइन है. GAD भी है. देखिए एग्जाम में आपके सामने होगा डायग्राम, आपको ऐसे स्क्रीन आगे पीछे नहीं करना होगा तो इजी होगा. ठीक है. BAH, अब BAH भी स्ट्रेट लाइन है. FHE नहीं है, तो आंसर हो गया डी. देखिए जहां आंसर मिल जाए ना वहां पे मार्क कर दीजिए, आगे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि सॉल्व सही किया है. तो आपका आंसर है ऑप्शन डी. फाइंड द ऑड वन आउट. हर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जहां आंसर मिले वहां मार्क कर दो. ऑप्शन ए आंसर हो, मार्क करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो. ऑड वन आउट, R और F, D और C.
देखिए अभी तक ये साउथ वेस्ट में जा रहा है डायरेक्शन। डी और आर एक लाइन में है। बस पहले दो जो थे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था, तो आपका आंसर हो गया सी। फिर भी आपको क्रॉस चेक करना, मैं एक बार करवा देती हूँ। आर और बी अगेन, आर ऊपर है, बी आपका नीचे है साउथ वेस्ट में। फिर ई और ए भी सेम है, ठीक है। तो आंसर था ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पॉइंट डी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट डी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए, नहीं, नॉर्थ में। पॉइंट एच इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। एच, हाँ, एच जो है बी के ईस्ट में है। आंसर मिल गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बहुत इजी था ये भी, आपका जो डायग्राम था वो भी कोई टफ नहीं था, ऐसे कोई बहुत ही रूट्स वाली वैल्यूज भी नहीं आई है कैलकुलेशन में। तो पेपर वाज इजी, अभी तक का जितना भी पेपर आएगा वो आपको इजी लगा होगा। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये बहुत ही सुपर इजी कंसेप्ट होता है, बस इसमें फंसना नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिनको नहीं पता है, जिन बच्चों को, उनको मैं बता दूं, आपका अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिले होते हैं, ठीक है। अब पहले से कुछ नहीं करना है, इसको कहीं नोट भी मत करना, जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट हो सकता है आपको रिक्वायर्ड भी ना हो आपके सोल्यूशंस में। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है which element will be the eighth to the left of 19th element from the left end in the above arrangement। तो आपको 8th to the left of 19th element, अब जिन बच्चों को नहीं पता है, आज तक सॉल्व नहीं किया है, तो पहले मैं इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। आपको एक तो लेफ्ट एंड से देखना है 19th एलिमेंट, और फिर 19th एलिमेंट के लेफ्ट में, मतलब मैं यहाँ से 19 तक आऊंगी, फिर मुझे वापस 8th तक जाना है, तो उतना मैं करूंगी नहीं। सिंपल हम क्या करेंगे, 19 माइनस 8, मतलब आपको लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट देखना है। तो लेफ्ट हैंड से 11th क्या हो गया, देखो 3 में काउंट करते हैं, 3, 6, 9, 10, 11, ये आपका 11th एलिमेंट है फ्रॉम लेफ्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परसेंटेज साइन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, कॉन्सोनेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब पहले, ठीक है, बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है, लेटर, कॉन्सोनेंट, नंबर। तो कॉन्सोनेंट लेटर पहले होना चाहिए, नहीं है। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में नंबर नहीं है, ठीक है। कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, लेटर, नंबर, एक मिल गया आपको, ठीक है। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट, लेटर, नंबर नहीं, कॉन्सोनेंट, ये हो गया, ठीक है। देन कॉन्सोनेंट, लेटर, कॉन्सोनेंट, तो आपका आंसर हो गया 2, ऑप्शन डी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे किया है। आपको बस ये जो भी इन्होंने पूछा है, इस अरेंजमेंट को आपको इस सीरीज में ढूंढना है। तो कॉन्सोनेंट के पहले लेटर होना चाहिए था और उसके बाद नंबर होना चाहिए था, ठीक है, वही हमने यहाँ पे मैच किया। तो आपके पास दो ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स्ड, रिवर्सल वाला क्वेश्चन है। देखिए रिवर्सल कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं हो। रिवर्सल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सीरीज रिवर्स करके पूरा अपने रफ शीट में नोट नहीं करनी है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको बस माइंड में करना होगा जो भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th एलिमेंट टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो बेसिकली 12th एलिमेंट आपके लेफ्ट से है और उसके राइट में 5th, तो उसके राइट में जाना है, मतलब आपको प्लस कर देना है। तो ये आपको 17th एलिमेंट देखना है, लेकिन अब 17th हम लेफ्ट से ही पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि बीच में हमें सीरीज रिवर्स भी करना है, और कितना, लास्ट 15 एलिमेंट्स रिवर्स करना है। तो एक बार देख लेते हैं लास्ट 15 कहां से है, 3, 6, 9, 12 और 15, आई से आपका रिवर्स हो जाएगा, इसके पहले का आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब 12th एलिमेंट लाते हैं लेफ्ट से, अगेन इन पेयर्स ऑफ 3 काउंट करेंगे हम, तो 3, 6, 9, 12, 13, 14। अब यहां से हमें रिवर्स करना है, ठीक है, 17 तक जाना है बट रिवर्स में। तो अब हम यहां से काउंट करेंगे 15, 16, 17, मतलब हमारा जो सही आंसर है वो हैश है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। रिवर्स का 14 तक हम लेफ्ट से गए, उसके बाद क्योंकि हमें आई से रिवर्स करनी थी तो हमने ए से, क्योंकि अब रिवर्स हो गया तो ए आ जाएगा बी के बाद, ठीक है। तो 15, 16, 17 हमने रिवर्स में काउंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है।
तो जैसे आप ये पढ़ेंगे सीरीज वैसे ही अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना। तो हमारा पहला है 5 @ e, डिफरेंस ऑफ 1 चल रहा है, ठीक है। देन कॉपीराइट सिंबल k %, डिफरेंस ऑफ 1 अगेन। देन s y एंड डॉलर, डिफरेंस ऑफ 1, और e और कॉपीराइट के बीच में भी आपका 1 का था, तो मतलब हमारा परसेंटेज के बाद एक छोड़ के हमारे पास है 6, देन 1 का डिफरेंस i एंड देन 3। तो आपका आंसर होना चाहिए 6i3, क्योंकि 3 और s के बीच में अगेन 1 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक था, इतना ही सिंपल आएगा पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट आर रिमूव्ड। अगर हम सारे नंबर्स रिमूव कर दें, सबसे पहला प्रिकॉशन, नंबर्स रिमूव करके सीरीज दोबारा नहीं लिखना है, दैट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सब कुछ अगेन मेंटली सॉल्व करना है। देन विच एलिमेंट विल बी द 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कुछ मत करो, बस काउंट करते जाओ, नंबर्स काउंट मत करना। तो 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th हमें चाहिए था टी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में टी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 20 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखा, ये सिंपल था। हाँ, आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पे खत्म होती है, बहुत ही सिंपल होती है। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है सीरीज में कि कब आपको कहाँ से रिवर्स करना है, क्या एलिमेंट रिमूव करना है, किसके पहले, किसका प्रीसीडिंग और किसका फॉलोइंग पूछा गया है, उस तरह से बस आपको देखना होता है, थोड़ा ध्यान देके करना होता है। बहुत ईजी है, स्कोरिंग है बिल्कुल, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन 21 और 22 अगर आप देखें तो ये आपके अल्फाबेट बेस्ड है, एंड इनके लिए बस एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि हर अल्फाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं सॉल्व करने, ठीक है। तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ब्रिस्कली। तो सबसे पहले तो हम ब्रिस्कली को अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो मैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लेती हूँ, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो B की होती है 2, R की होती है 18, I की होती है 9, S की होती है 19, K की होती है 11, L की होती है 12 और Y की होती है 25, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जैसे 11 और 12, K और L, तो एक्चुअली भी ये अल्फाबेटिकल सीरीज में भी ऐसे ही आते हैं, K और L, 11 और 12, वर्ड में भी वैसे ही आ रहे हैं, तो ये एक पेयर हो गया। तो अब आपको आई होप समझ में आएगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, कि वर्ड में ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज में भी जैसे आते हैं वैसे ही इस वर्ड में भी आ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, 18 19 तो नहीं हो सकता है हमारा, 9 10 11, अगेन 9 10 11 होता है, ठीक है। इसके बाद और कोई पेयर बन रहा है हमारा 9 10 11 12, अगेन 9 10 11 12, ठीक है। 10 11 दो आते हैं और यहाँ पे भी दो आ रहे हैं, और तो हमारा कोई नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में देख लीजिए। तो हमारे को 3 ऐसे पेयर्स मिल रहे हैं, तो ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4। तो आपको ऑड वन आउट बताना है, एंड अल्फाबेट्स आपको बहुत फास्ट दिमाग में आने चाहिए, वहां पे बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ABCD काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो पहला आपका SUT, तो बेसिकली STU हो गया, MON तो MNO हो गया, RSQ XYZ हो गया, KLN। तो ऑड वन आउट आपका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी था, बस आपको थोड़ा अल्फाबेट्स बिल्कुल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनकी नंबर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स में भी पता होनी चाहिए। ये हम पूरा एक चैप्टर बनाएंगे जहाँ पे डिटेल में आपको ये सब बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं पजल 2 पे। तो बेसिकली ये आपके 22 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब आपका पजल 2 आ रहा है। पजल 2 में भी 5 क्वेश्चंस होंगे, देन एक पजल 3 भी है आपका, उसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा हमने पहला पजल सॉल्व किया था वैसे ही हम करेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table, not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them who are sitting at the corners of the table face outside, while the other 4 who are sitting in the middle face inside, ठीक है। तो एक स्क्वायर टेबल बना लीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी क्वेश्चन आए सेम वे में सॉल्व होगा, ठीक है। तो 4 of them who are sitting at the corners of the table face outside, ये भी साथ में बना लेना है, और सेंटर वाले आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं, वो भी इन्होंने दिया है, ठीक है। सेंटर वाले इनसाइड, तो ये सब डायरेक्शन के साथ आपको बनाना है, ठीक है। तो 8 पीपल हो गए आपके। 2 people who are facing the same direction either inside or outside are not sitting with each other, ऑब्वियस है, बट कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दी होती है जस्ट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। D is not facing inside, D आपका इनसाइड वाले में नहीं है, तो आप किसी भी आउटसाइड पे उसे बिठा सकते हो, ठीक है।
तो डी आपका आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। जी इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। जी इज सिटिंग, तो हम अगर डी को किसी आउटसाइड पे बिठा दें, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल दिया है, आपके इसके साथ और कोई कंडीशन नहीं है, तो आप किसी भी आउटसाइड वाले से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका डायग्राम बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट, तो अब क्योंकि आउटसाइड है, राइट इसका इस तरफ से होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आपको जी को बिठाना है, ठीक है। ए इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू जी, तो सिंपल है, ए को बिठा दीजिए यहाँ पे। E is sitting third to the right of A, अब A का राइट इस तरफ से, तो 1 2 3 यहाँ पे आपको बिठाना है E को, ठीक है। B is sitting second to the left of E, left of E, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका B बैठ गया। Neither A nor D is an immediate neighbor of C, तो यहाँ पे C नहीं बैठ सकता, C यहाँ नहीं बैठ सकता, C के लिए एक ही पोजीशन बची है ये वाली, ठीक है। F is not sitting opposite to C, तो उसको साइड में बिठा देते हैं, और फिर बचा क्या आपके पास H बचा ना, H को यहाँ बिठा देते हैं। देखिए कितना इजी था, सॉल्व हो गया, कितना ही टाइम लगा, मैंने एक्सप्लेन करके बताया, उसके बाद भी इतना जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये आपका फाइनल डायग्राम है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन B एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ F। अब यहाँ डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप लेफ्ट की जगह राइट से काउंट कर लें और आपका आंसर डिफरेंट आ जाए, ठीक है। तो B और F के बीच में बताना है और F के लेफ्ट से काउंट करना है। F ये है, आउटसाइड देख रहा है, इसका लेफ्ट होगा इस तरफ से, तो काउंट करते हैं F के लेफ्ट से। F का लेफ्ट है आपका 1 2 3 4 5, आपके 5 लोग बैठे हैं B और F के बीच में व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर E, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट सिटिंग बिटवीन C एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट से जाना है, और कौन C और E के बीच में नहीं बैठा है। तो पहले तो E का लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे B और G बैठे हैं बस, तो G बैठा है, D नहीं बैठा है, B बैठा है, H नहीं बैठा, बोथ D एंड H दोनों नहीं बैठे हैं, ठीक है। Who among the following are facing inside? इनसाइड कौन कौन फेस कर रहा है, डायग्राम में देख लेते हैं। AHGC, AHGC, ऑप्शन C is the right answer, ठीक है। Which of the following statement is true with respect to H? Neither A nor E is an immediate neighbor of H. H का A नहीं है, E है। H is not sitting opposite to C. H is not sitting बैठा है। G is an immediate neighbor of H. G नहीं, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। H is sitting fifth to the right of F, right of F, right of F. तो 1 2 3 4 5, बस यही आंसर चाहिए, नेक्स्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी अगर आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए देखना है, अभी बता दे रही हूँ, एग्जाम में मत करिएगा। H is sitting third to the left of B. B का लेफ्ट 1 2 3 नहीं, H नहीं बैठा है, A बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। B विद रिस्पेक्ट टू A, A के लेफ्ट में देख लो 1 2 थर्ड है, और राइट में देख लो 1 2 3 4 फिफ्थ है। मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम अलग है, आपको तो सीधे पता चल जाएगा। तो फिफ्थ टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन E, देखिए थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन E इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका पजल भी सॉल्व, कितना जल्दी सॉल्व हो गया, कुछ था भी नहीं पजल में, ज्यादा कोई कंडीशंस भी नहीं थी, इजी पजल आया था, ठीक है। तो पजल को देख के डरना नहीं है, हाँ लंबा होता है, कंडीशंस होती हैं, बट सॉल्व करने अगर एक बार स्टार्ट करेंगे ना तो इजीली बन जाता है। एंड जैसे जैसे आप पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे और आपके सॉल्व होने स्टार्ट होंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो फिर पजल करना आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके आंसर्स एक्चुअली अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन, गुड। इसके आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। इसका भी जैसे आप पढ़ेंगे साथ में बनाते जाइए। मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ वो रहेगा, सर्कल रहेगा फॉर मेल, स्क्वायर रहेगा फॉर फीमेल, बाकी सबके अपने अपने होते हैं कन्वेंशंस। आप कुछ और लेते हैं तो आप वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें भी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, वैसे वैसे इसका डायग्राम बनाते जाना है, ठीक है। तो A इज द ब्रदर ऑफ G, A का जेंडर हमें पता है, तो ब्रदर है, मेल है, और इज द ब्रदर ऑफ G, G का जेंडर नहीं पता, इसलिए अभी मैं नहीं बना रही हूँ। सेम लेवल पे है, ये सेम जेनरेशन है, तो एक लाइन से हमने शो कर दिया। G इज मैरिड टू F, G इज मैरिड टू F, अभी दोनों का जेंडर नहीं पता। L इज द फादर ऑफ F, ये एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है, इसलिए ऊपर लाइन ड्रॉ करिए, और ये फादर है मतलब मेल है। G इज द मदर ऑफ M, अब हमें G का जेंडर पता चल गया, ये फीमेल है, एंड ये M की मदर है, और क्योंकि ये फीमेल है और ये दोनों मैरिड है, तो F ऑटोमेटिकली मेल हो गया, ठीक है।
बस इतना ही था क्वेश्चन में। हमको एम का जेंडर नहीं पता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एम में मैं जेंडर नहीं बनाऊंगी। क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ? जी का भाई ए, तो ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल? एम इसकी एक जनरेशन के दूसरी जनरेशन में है, ठीक है, तो ये ग्रैंड चाइल्ड होगा। लेकिन क्योंकि मुझे इसका हमें जेंडर नहीं पता है इसका, तो इसलिए हम ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे ई ऑप्शन पे, मतलब कांट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि वी डोंट नो द जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज जी रिलेटेड टू एल? तो अब ये एल के सन की वाइफ है, तो ये हो गई डॉटर इन लॉ, ऑप्शन ई हो गए। ब्लड रिलेशन भी सॉल्व हो गया। देखा कितना इजी था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशंस भी नहीं दिए थे। हाँ, एम का जेंडर नहीं पता है, इसमें कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं कि जेंडर को अज्यूम कर लेते हैं और फिर वहां पे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर लगा देते, या ध्यान नहीं देते, बाय मिस्टेक उसका जेंडर कुछ अज्यूम कर लेते, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। 30 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, लास्ट 5 बचे, जो कि अगेन एक पजल है। चलिए इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। 12 पीपल, ए से लेके यू तक है आपके पास, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन 2 रोज विद 6 पर्सन इन ईच रो। तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि आपको बता दिया है 2 रोज हैं और 6 पर्सन है ईच रो में, तो सबसे पहले ये बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका एक और सेट बना लेते हैं, क्योंकि कई बार रोज वाले में आपके 2 सेट की जरूरत पड़ जाती है, तो बाद में आप पूरा फिर से बनाओ एक सेकेंड डायग्राम, उससे बेटर है स्टार्टिंग से इसके 2 सेट लेके चलो। Then each person in row 1 is facing south and each person in row 2 is facing north in such a way that each person in row 1 faces a person in row 2. तो देखो each person in row 1 is facing south, तो मैंने इसको ये कर दिया, ये आपका, क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं इसलिए हमें पता है कि ये row 1 है, ये row 2 है और ये नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। A B C D E and F are facing towards north, मतलब A से लेके F तक आपके इस रो में आएंगे एंड P से लेके U तक आपके फिर इस रो में आ जाएंगे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब कंडीशंस बिठाते हैं। Q is facing the one who is sitting fourth to the right of D, तो D हमारा रो 2 में आना है एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ D। तो अगर मैं D को हम यहाँ पे बिठाते हैं 1 2 3 4, तो Q हो सकता है यहाँ पे हो, एंड एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं D को यहाँ पे बिठाऊं तो फिर Q यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। तो देखो आपके दोनों डायग्राम्स यूज में आ रहे हैं अभी। देन इसके बाद 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D। तो बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया गया था वो A था, A के बारे में बात हुई थी, ठीक है। while only 2 persons are sitting between Q and U, तो इस तरफ तो हम नहीं जा सकते Q के, बट हम Q के राइट साइड जा सकते हैं। तो 2 persons are sitting between Q and U, तो U या तो यहाँ बैठ जाएगा या फिर U आपका इस पोजीशन पे बैठ जाएगा। P is not sitting at any of the extreme ends, ठीक है, ये ध्यान में रखना, P एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठना है, ठीक है। बट इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, तो ये C है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कोई बैठा है और इसको P फेस कर रहा है, ठीक है। C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो C को आप यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं और C इन दोनों जगह नहीं बैठ सकता है, ये दोनों कंडीशन आप मार्क करके चलेंगे, ठीक है। B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, इसको नोट कर लीजिए, B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E बट नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो अब हम इसको बिठा सकते हैं। अब B आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे E को रखती हूँ तो 1 2 3, ये तो D की पोजीशन हो गई, मतलब ये नहीं है, और यहाँ पे रखती तो 1 2 3, लेकिन B को एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठना है, तो ये पूरा डायग्राम जो है आपका कैंसिल हो गया। तो मतलब अब आपको सिर्फ इस डायग्राम के आगे बढ़ना है, ये डायग्राम आपका सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा आपका E 1 2 3, ये होगी आपकी B की पोजीशन। आप E यहाँ नहीं बिठा सकते थे, अदरवाइज फिर वो D की पोजीशन से क्लैश होता। C को यहाँ नहीं बैठना पहले ही पता है, तो C यहाँ पे बिठा दिया। अब क्या बचा, F बचा बस, तो ये F की पोजीशन सेट हो गई, तो आपकी रो 2 जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो आपका S इन 2 पोजीशंस पे नहीं आ सकता है, तो आपका S यहाँ आ सकता है, ठीक है, या तो आपका S यहाँ आ जाएगा या आपका S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। R इज नॉट फेसिंग E, R इज नॉट फेसिंग E। अब हमारे पास एक कंडीशन है जो हमने स्किप करी हुई है यहाँ पे, ये तो आपकी कंप्लीट हो गई है। ये है आपका, एक तो P आपका एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है और C के जस्ट लेफ्ट में जो है P उसको फेस कर रहा है, तो मतलब ये हो गया आपका P, ये आपकी S की पोजीशन हो गई, और R इज नॉट फेसिंग E,
तो आपका आर इधर आ गया। अब आपको अच्छा PQRST, ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो ये भी इजी था। एक डायग्राम आपका हाफ द वे में आपका कैंसिल हो गया और बाकी सब आपने सेटिस्फाई कर दिया। इजी था, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग ई, ई को कौन फेस कर रहा है? टी फेस कर रहा है, तो दिख रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स? DESA, डी बैठा है, ई बैठा है, एस बैठा है, ए एंड ई, तो आपका ऑप्शन है डी, क्योंकि ये नहीं बैठा है। ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आंसर है टी। देखिए पी का लेफ्ट जो है वो आपका इस तरफ जाएगा, पी का लेफ्ट इस तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो साउथ दिख रहा है, तो आंसर है टी। अगेन इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ऑड वन आउट। तो सबसे पहला ऑप्शन है TA, TA जस्ट इसके साउथ वेस्ट में है। QC अगेन सेम कंडीशन है। RD, अब RD में काफी डिफरेंस है। ठीक है, R और D यहाँ पे है, तो आपका ऑड वन आउट RD हो गया। आगे देखने की ऑप्शन जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये था आपका P और F, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। U और D ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन है C। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग U, U को कौन फेस कर रहा है? F, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 35 क्वेश्चन सॉल्व। आई होप अब आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्लर्क का पेपर एक्चुअली बहुत इजी है। रीजनिंग सेक्शन, इवन जो पजल्स आए हैं ये सब एक्चुअल एग्जाम में आए हुए पजल्स में से हैं, मेमोरी बेस्ड पजल्स हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज कुछ अलग रही होंगी, कुछ नाम अलग रहे होंगे, बट इन जनरल जो ओवरऑल जिस्ट है पेपर की वो यही है कि पेपर इसी लेवल पे आएगा। आपको इसी लेवल पे प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स के लिए। एंड आई होप कि अब आप डरेंगे नहीं रीजनिंग सेक्शन से, ना ही उसके पजल्स से, एंड आप बहुत इजीली इस पेपर को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप पेपर को एक बार खुद से वीडियो आपने भी देख लिया, समझ लिया, हो सकता है जिन क्वेश्चन में डाउट रहा हो वो आपको अब समझ में आ गए हो, तो आप खुद से एक बार सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो हम क्वांट्स और इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेके आएंगे, एंड उसके बाद हम मेमोरी बेस्ड पेपर आपको अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करा देंगे, ताकि आप रियल टाइम में 20 मिनट्स जो होता है प्रॉपर हम आपको फुल लेंथ पेपर देंगे, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएं टाइमिंग के हिसाब से, एंड आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट पेपर आएगा दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। आप लगाइएगा, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है उसमें। 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, आपको टोटल 10 सेट्स मिलेंगे, इसमें 10 पेपर्स मिलेंगे। पेड टेस्ट सीरीज होगी, बाकी के टेस्ट होंगे वो पेड होंगे, बट बहुत ही नॉमिनल फीस होगी। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, एंड काफी सारे सेक्शनल टेस्ट हैं जो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो रीजनिंग के कुछ 250 प्लस हैं सेक्शनल टेस्ट, उनसे प्रैक्टिस करिए। आपके सारे सेक्शंस जो भी हैं, पजल हो गया या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, सिलॉग्स हो गया, सब में प्रैक्टिस की जरूरत है और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वहां से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी रीजनिंग के जितने भी हमने सोल्यूशन के ट्रिक्स बताए कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसका अपडेट आपको मिल जाए। देन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन करके कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसमें सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको आपके मोबाइल फोन में ही आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। एंड इसके पहले हम वीडियोस लाए थे। एक वीडियो था जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने ओवरऑल क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम का दिया है, आपको जिस्ट दिया है, और एक वीडियो है जिसमें हमने क्लर्क की सैलरी डिस्कस करी है, सैलरी और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो दोनों वीडियोस भी देखिए। ये जो सीरीज है ये पूरी 60 डेज की सीरीज चलेगी आपकी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम पहले मेमोरी बेस्ड पेपर का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 1 था, रीजनिंग था, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा इंग्लिश और क्वांट्स के लिए। उसके बाद फिर हम हर चैप्टर वाइज आपके साथ इसमें वीडियोस लेके आएंगे और आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।